हिंदी क्लब के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं सिद्धार्थ कुमार। आज क्लास 7 ज्योग्राफी विषय के संबंध में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर हमारा 1 है जो है वह है पृथ्वी के अंदर ताक झांक। तो इसमें मेन पॉइंट्स जो है उसको हम देखते हैं। इसमें पहला हमारा मेन पॉइंट है वो है पृथ्वी के ऊपरी हिस्से को सियाल कहा जाता है, क्योंकि इसमें सिलिका और एल्युमिनियम मुख्य रूप से पाई जाती हैं। सिलिका कहने का मतलब है रेत अर्थात बालू जो है, और एल्युमिनियम जो है वो मुख्य रूप से पाई जाती है। इसे ही भूपर पट्टी या भूपटल भी कहा जाता है। अगला पॉइंट हमारा है वो है पृथ्वी के नीचे की ओर जाने पर प्रति 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान जो है वह बढ़ जाता है। जैसे जैसे हम पृथ्वी के नीचे की ओर जाएंगे, 32 मीटर की अगर गहराई हम पार करेंगे तो 1 डिग्री सेल्सियस हमारा तापमान जो है वह बढ़ जाएगा। अगला पॉइंट है वो है पृथ्वी के बीच की परत को सीमा कहा जाता है, क्योंकि इसमें सिलिका और मैग्नीशियम मुख्य रूप से पाई जाती हैं। इसे मेंटल भी कहते हैं। इसी भाग मेंटल से ज्वालामुखी निकलकर पृथ्वी से ऊपर आता है। नेक्स्ट पॉइंट है सबसे निचली परत में निकेल और लोहा जैसे तत्व पाए जाते हैं। इसे नीफे भी कहते हैं। इसे क्रोड भी कहा जाता है। इसकी जो सतह होती है उसे क्रोड के नाम से भी जाना जाता है। तो ये थे हमारे इस चैप्टर के मेन पॉइंट्स। आइए अब आपको हम एक्सरसाइज की ओर लेके चलते हैं। एक्सरसाइज में हमारा पहला क्वेश्चन है वो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, कुछ फिल इन द ब्लैंक्स है और कुछ मैचिंग से क्वेश्चन है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला है नीफे में होता है। नीफे में क्या है? लोहा होता है। अगला क्वेश्चन है भूपर पट्टी में ऊपरी हिस्सा कहलाता है। तो भूपर पट्टी का ऊपरी हिस्सा क्या कहलाता है? सियाल कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रोड है। तो क्रोड पृथ्वी की जो है वह निचली परत कहलाती है, निचली परत होती है। फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है, इसमें देख लेते हैं। पहला है भूपर पट्टी की खाली स्थान भी कहा जाता है। तो भूपर पट्टी क्या है? भूपटल के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है पृथ्वी के अंदर प्रति खाली स्थान मीटर की गहराई पर तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है। हमने अभी चैप्टर में चर्चा किया है कितने मीटर की गहराई पर टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज करता है। तो 32 मीटर की गहराई पर इंक्रीज करता है 1 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स है वो है पृथ्वी के बीच की परत को कहा जाता है। तो पृथ्वी के बीच की परत को क्या है? सीमा कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ मैचिंग क्वेश्चन इसमें देख लेते हैं। पहला है भूपर पट्टी। तो भूपर पट्टी का सही मैच क्या होगा? खनिज पदार्थ। अगला है सीमा। सीमा का सही होगा सिलिका और मैग्नीशियम। नेक्स्ट है सियाल। सियाल का क्या होगा? सिलिका और एल्युमिनियम। नेक्स्ट है नीफे। तो नीफे का सही मैच क्या होगा? पदार्थों की गाढ़ी अवस्था। तो ये थे इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। तो थैंक यू। तो चलिए चैप्टर 2 देखते हैं। चैप्टर 2 है हमारा चट्टान एवं खनिज। जिसमें मेन पॉइंट्स है उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला पॉइंट है चट्टानें मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं। पहला हो आग्नेय चट्टान। देखते हैं आग्नेय चट्टान क्या है। तो आग्नेय चट्टान है पिघला हुआ पदार्थ पृथ्वी के अंदर से धरातल पर आने के क्रम में धरातल के निकट या धरातल के ऊपर जम जाता है। तो इन दोनों अवस्थाओं के फलस्वरूप जो ठोस पदार्थ बनता है उसे आग्नेय चट्टान कहते हैं। इसमें परत नहीं होती है बल्कि इसमें रवा पाए जाते हैं। जैसे इसका क्या क्या उदाहरण है आग्नेय चट्टान में? तो इसमें आग्नेय चट्टान में उदाहरण है ग्रेनाइट है, बेसाल्ट है एवं ऑब्सीडियन है। तो ये आग्नेय चट्टान के एग्जाम्पल्स थे। दूसरा है अवसादी चट्टानें। अवसादी चट्टानें क्या हैं? तो ये वैसी चट्टानें जो अवसादों या तलछट के जमाव से बनती हैं। कहने का मतलब है जो चट्टानें अवसाद या तलछट के जमाव से बनती हैं, पहला पानी के अंदर और दूसरा पानी के बाहर जमीन पर, इस तरह की जो चट्टानें होती हैं वो अवसादी चट्टानें कहलाती हैं। इसके उदाहरण हैं चूना पत्थर, बालू पत्थर, सेल इत्यादि। तीसरा हमारा है वो है रूपांतरित चट्टानें। जब जो आग्नेय चट्टान था, तो रूपांतरित चट्टान क्या है? तो जब आग्नेय या परतदार चट्टानों में ताप या दाब या दोनों इसके स्वरूप और गुण में बदलाव कर देते हैं या बदलाव हो जाता है, तो वैसी चट्टानें जो है वो रूपांतरित चट्टानें कहलाती हैं। जैसे एग्जाम्पल में हम लोग क्या देखते हैं, चूना पत्थर जो है वो अत्यधिक ताप एवं दबाव में आने के कारण इसका जो है स्वरूप और गुण में बदलाव हो जाता है, जो संगमरमर का रूप ले लेता है। दूसरा है ग्रेनाइट, जो कि क्या है? नाइस में परिवर्तित हो जाता है। तो इस चैप्टर में जो है वो 3 मेन पॉइंट्स थे। चट्टानों का 3 प्रकार था, ये मेन पॉइंट्स थी। और इसमें अब देखते हैं नीचे, इसमें खनिज के बारे में चर्चा किया है। तो खनिज को जो है मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है। पहला है धात्विक और दूसरा अधात्विक। और धात्विक में भी देखिए, आपको इमेज में मैं दिखा रहा हूँ। धात्विक जो है, धात्विक में भी 2 ग्रुप हैं। पहला लौहयुक्त और दूसरा अलौह। तो लौहयुक्त में है लोहा या निकेल, अलौह में जो है
सीसा एवं जस्ता। और दूसरा जो पार्ट था वो अधात्विक था, उसमें कार्बनिक और अकार्बनिक श्रेणियों में दो को बांटा गया है। तो कार्बनिक में कौन कौन से आते हैं? कार्बनिक में कोल है, पेट्रोलियम है, अकार्बनिक में हमारा क्या है? अभ्रक एवं ग्रेनाइड है। तो ये थी हमारा चैप्टर 2 के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे। अब मैं आपको चैप्टर की ओर लेके चल रहा हूँ। चैप्टर में देखते हैं क्या क्या है। तो चैप्टर में हमारा पहला जो है वो ऑब्जेक्टिव कुछ क्वेश्चंस हैं, उसके बाद कुछ मैचिंग वाले क्वेश्चंस दिए हुए हैं, कुछ फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन है। तो चलिए मैं आपको ऑब्जेक्टिव पे लेके चल रहा हूँ। पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इनमें रूपांतरित चट्टान कौन सा है? जो रूपांतरण के फलस्वरूप बना है वो चट्टान कौन सा है? 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो हमारा सही ऑप्शन क्या है? संगमरमर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेसाल्ट किस प्रकार की चट्टान है? तो बेसाल्ट हम अभी जस्ट चैप्टर में चर्चा भी कर रहे थे कि बेसाल्ट क्या है? आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। चट्टानों के रूपांतरण में किसका योगदान होता है? तो चट्टानों के रूपांतरण में जो तापमान का भी योगदान होता है, दबाव का भी योगदान होता है, रासायनिक द्रव का भी योगदान होता है। तो इसका जो है सही ऑप्शन क्या होगा? उपयुक्त सभी। नेक्स्ट हमारा है खालिस्तान भरने वाले कुछ क्वेश्चंस हैं, 4-5 देख लेते हैं वो क्या क्या हैं। पहला है, जो चट्टान ज्वालामुखी से निकले लावा के ठंडा होने से बनती है उसे खालिस्तान चट्टानें कहते हैं या कहलाती हैं। तो वैसी चट्टानें जो ज्वालामुखी से के निकले लावे के ठंडा होने से बनती हैं आग्नेय चट्टानें कहलाती हैं। नेक्स्ट है, जिन चट्टानों में परत पाई जाती हैं उन्हें खालिस्तान चट्टान कहते हैं। तो वैसी चट्टानों को अवसादी चट्टान कहते हैं जिनमें परत पाई जाती है। नेक्स्ट है, ज्वालामुखी से निकला गर्म पदार्थ खालिस्तान कहलाता है। तो ज्वालामुखी से जो निकलने वाला गर्म पदार्थ है वह लावा के नाम से जाना जाता है या लावा उसे कहते हैं। नेक्स्ट है, अत्यधिक खालिस्तान एवं दाब के कारण चट्टानों के लक्षण बदल जाते हैं। तो जस्ट अभी मैं चर्चा किया हूँ चैप्टर में कि अत्यधिक ताप एवं दाब के कारण चट्टानों के स्वभाव में या गुण में बदलाव हो जाते हैं। तो ये थे फिल इन द ब्लैंक से क्वेश्चन। और अब देख लेते हैं इसमें कुछ मैचिंग वाले क्वेश्चन है। इसमें पहला क्वेश्चन है सेंधा नमक। तो सेंधा नमक का सही मैच होगा, अवसादी चट्टान का ये उदाहरण है। अगला है ग्रेनाइट। ग्रेनाइट जो है आग्नेय चट्टान है, मैं चर्चा कर चुका हूँ। संगमरमर क्या है? रूपांतरित चट्टान का उदाहरण है। तो ये थे चैप्टर 2 के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स और एक्सरसाइज के प्रश्न। तो इस तरह से चैप्टर 2 हमारा जो है वो समाप्त हुआ। थैंक यू। तो चलिए चैप्टर 3 शुरू करते हैं। चैप्टर 3 है आंतरिक बल एवं उससे बनने वाली भू आकृतियाँ। इसमें पहला पॉइंट है, भूकंप की तीव्रता सिस्मोग्राफ से नापते हैं। रिक्टर पैमाना भूकंप की तीव्रता मापने की इकाई है। कहने का मतलब है कि भूकंप की जो तीव्रता है वो हम लोग सिस्मोग्राफ से नापते हैं और इसका पैमाना क्या है? तो रिक्टर इसका पैमाना है या रिक्टर इसकी मापने की इकाई है। अगला है, भूपरपट्टी के नीचे का वह स्थान जहां कंपन शुरू होता है उद्गम केंद्र कहलाता है। नेक्स्ट है, उद्गम केंद्र के भू सतह पर उसके निकटतम स्थान को अधिकेंद्र कहा जाता है। ये थे भूकंप से रिलेटेड पॉइंट्स। नेक्स्ट है पर्वत। पर्वत उस श्रेणी या उच्च भाग को कहते हैं जिसकी ऊंचाई कम से कम 900 मीटर हो और जिसका शिखर क्षेत्र जो है वो संकुचित हो। कहने का मतलब है कि पर्वत होने के लिए 2 कंडीशंस चाहिए, ऊंचाई कम से कम 900 मीटर हो और जिसका क्षेत्र जो है शिखर क्षेत्र कैसा हो? संकुचित हो। तो देखते हैं अगला क्या है। अगला है पर्वत के कुछ महत्वपूर्ण प्रकार। इसमें पहला प्रकार है वलित पर्वत। वलित पर्वत क्या है? वलित पर्वत किसे कहते हैं? तो देखते हैं क्या होता है। 2 विपरीत दिशाओं से जब एक ही केंद्र पर बल लगाया जाता है तो उसे संपीड़न बल कहा जाता है। इस पर्वत निर्माणकारी बल भी कहा जाता है जिसे वलित या मोड़दार पर्वत कहते हैं, जैसे हिमालय और रॉकी। तो हिमालय और रॉकी जो है वो क्या है? वलित पर्वत के उदाहरण है। एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछते हैं कि हिमालय पर्वत श्रेणी जो है वह किस पर्वत श्रेणी का उदाहरण है? तो किस श्रेणी का उदाहरण है? वलित पर्वत श्रेणी का उदाहरण है। नेक्स्ट है भ्रंशोथ पर्वत, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के व्यू से। भ्रंशोथ पर्वत, जब भूतल के किसी क्षेत्र में समानांतर भ्रंश के बाद बीच का भाग ऊपर उठ जाता है तो उसे भ्रंशोथ या ब्लॉक पर्वत कहते हैं। जैसे क्या क्या इसका एग्जाम्पल है देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है यूरोप का ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत और भारत का सतपुड़ा पर्वत। क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं एग्जाम्स में, सीटेट के एग्जाम्स में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं कि सतपुड़ा, भारत का जो सतपुड़ा पहाड़ी है वो किस पर्वत श्रेणी का उदाहरण है? तो किस पर्वत श्रेणी का उदाहरण है? ये भ्रंशोथ पर्वत श्रेणी का उदाहरण है। नेक्स्ट है संचयन पर्वत। संचयन पर्वत जो है वो है ज्वालामुखी द्वारा निकले लावा एवं अन्य पदार्थ ठंडा होकर जम जाते हैं तथा जब ये पर्वत का रूप ले लेते हैं
तो इन्हें संचयन पर्वत के नाम से या ज्वालामुखी पर्वत के नाम से जाना जाता है। जैसे ऐसे कौन से पर्वत हैं विश्व में, तो इसमें उदाहरण कुछ दिए हुए हैं। पहला है जापान का कैजियामा और दूसरा है अफ्रीका का किलीमंजारो। इस तरह के दो पर्वत हैं जिन्हें संचयन पर्वत कहा जाता है। पहला जापान का कैफिजियामा और अफ्रीका का किलीमंजारो। नेक्स्ट हमारा है अवशिष्ट पर्वत। अप्रदन की शक्तियों द्वारा पर्वत के भाग कटते छटते रहते हैं। ये अपरदित भूभाग अवशिष्ट पर्वत कहलाते हैं, जैसे अरावली की पर्वत, पारसनाथ की पहाड़ी। क्लियर है ये। नेक्स्ट हमारा है वो है पठार। क्या है पठार, देखते हैं पठार क्या है। पठार किसे कहते हैं? धरातल में वैसी आकृति भी हैं जो समुद्र तल या समीपवर्ती धरातल से एकदम से ऊंचा प्रतीत होता है। यह प्रायः खड़ी ढाल वाला होता है। इसकी ऊपरी सतह काफ़ी विस्तृत क्षेत्र में फैली होती है। इसे ही पठार कहते हैं। एक इम्पोर्टेंट पठार है हमारा जो है वो बिहार झारखंड में, वो है छोटा नागपुर का प्रसिद्ध पठार। तो ये थे दोस्तों चैप्टर 3 के जो है वो मेन पॉइंट्स और मेन टॉपिक्स। तो इस तरह चैप्टर का जो है वो मेन टॉपिक्स तो समाप्त हो गया। तो अब चलिए मैं आपको ले चलता हूँ इस चैप्टर के एक्सरसाइज क्वेश्चंस की ओर। तो एक्सरसाइज क्वेश्चंस में देखते हैं क्या क्या किस तरह के एक्सरसाइज क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो इसमें कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए हैं और कुछ मैचिंग के क्वेश्चन है। तो चलिए मैं आपको पहले ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है छोटा नागपुर क्या है। तो छोटा नागपुर एक पठार है। नेक्स्ट है भू सतह पर भूकंप के केंद्र के ऊपर स्थित स्थान क्या कहलाता है। तो भू सतह पर भूकंप के केंद्र के ऊपर वाला जो स्थित स्थान है वो अधिकेंद्र के नाम से जाना जाता है या उसे अधिकेंद्र कहते हैं। अगला है भारत को कितने भूकंप तीव्रता के क्षेत्रों में बांटा गया है। तो भारत को 5 मुख्यतः भूकंपता तीव्रता के क्षेत्रों में बांटा गया है। नेक्स्ट है सतपुड़ा पर्वत उदाहरण है। तो सतपुड़ा किसका उदाहरण है? ब्रह्मोत्तर पर्वत श्रेणी का उदाहरण है। तो ये थे ये आपके जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। नेक्स्ट नीचे में है कुछ मैचिंग वाले दिए हुए, तो देख लेते हैं इसमें क्या है। पहला है हिमालय। तो हिमालय क्या है? वलित पर्वत का उदाहरण है। दूसरा है फ्यूजियामा संचयन पर्वत है। अगला है अरावली अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। नेक्स्ट में है दक्कन। तो दक्कन जो है वो लावा निर्मित पठार है। तो ये थे इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स और इसके एक्सरसाइज के कुछ ऑब्जेक्टिव और मैचिंग वाले क्वेश्चंस। तो इस तरह से हमारा जो है वो चैप्टर 3 समाप्त हुआ। थैंक यू। चलिए देखते हैं चैप्टर 4। चैप्टर 4 है वायुमंडल एवं इसका संगठन। तो इसमें जो मेन पॉइंट्स हैं चैप्टर के, एनसीईआरटी या बीटीबीसी की जो किताब है उसके मेन पॉइंट्स को हम लोग देखते हैं। पहला क्या है? पहला इसमें है धरातल से ऊपर जाने पर ऑक्सीजन की मात्रा जो है वह कम होती जाती है। कहने का मतलब है कि जब तक हम स्थल पर हैं या पृथ्वी पर हैं तो हमारा पृथ्वी पर जो है वो ऑक्सीजन की मात्रा समान है, लेकिन जैसे ही हम इससे ऊपर की ओर बढ़ते हैं तो क्या है, ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो कम होते जाती है, जिससे हमें क्या है, घुटन जैसा महसूस होता है। नेक्स्ट पॉइंट है पृथ्वी के जिस भाग पर हम रहते हैं वहाँ से लेकर कई 100 किलोमीटर ऊपर तक वायु पाई जाती है। इसे ही वायुमंडल कहा जाता है। वायुमंडल क्या है? पृथ्वी की सतह से सैकड़ों किलोमीटर ऊपर वायु उपस्थित है या विद्यमान है, जिसे ही क्या है, वायुमंडल के नाम से जाना जाता है या वायुमंडल कहा जाता है। नेक्स्ट है सूर्य की किरणें जब पृथ्वी पर पहुंचती है तो पहले पर्वत पर पहुंचती है। ऑब्वियसली हम लोग ये चीज़ जानते हैं कि जब सूर्य का किरण जब आएगा तो पहले क्या है, पर्वत पे पड़ेगा, बाद में क्या है, नीचे मैदान पर या मैदानी भागों पर पड़ेगा। इसलिए पर्वत पहले गर्म होने चाहिए अकॉर्डिंग टू जो है वो, अगर हम लोग सिंपली वे में देखें तो क्या है, पहले पर्वत पे पड़ेगा फिर मैदानी क्षेत्र पे पड़ेगा। तो पहले जहाँ पड़ेगा वही क्षेत्र को पहले गर्म होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता है। यह वायुमंडल जो है ऊपर से नहीं बल्कि नीचे से गर्म होता है। तो कहने का मतलब क्या है कि सूर्य का जो अगर किरण जो है वो पर्वत पे पहले पड़ रहा है और सेकेंड बार नीचे या उसके बाद जो है वो मैदानी क्षेत्र पे पड़ रहा है, तो पहले पर्वत गर्म नहीं होगा, पहले कौन सा क्षेत्र गर्म होगा, मैदानी क्षेत्र ही गर्म होगा। यानी कहने का जो मतलब है वो है वायुमंडल जो है वो ऊपर से नहीं बल्कि नीचे से गर्म होता है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको ध्यान में रखना है कि पहले अगर इस तरह के क्वेश्चन पूछेंगे एग्जाम्स में कि निम्न में से कौन सा स्थान पहले गर्म होगा, पहला पर्वत, दूसरा आपका पहाड़ी,
तीसरा पठार, चौथा मैदानी क्षेत्र या मैदानी भाग। सही ऑप्शन क्या होगा? मैदानी क्षेत्र। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था ये। नेक्स्ट है, स्पष्ट है, अब जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं गर्मी कम होती जाती है। क्लियर था ये। नेक्स्ट है, वायुमंडल में जो है वो गैसों का वितरण। वायुमंडल में गैसों का वितरण किस प्रकार से है? तो देखिए इसमें क्या क्या लिखा है। पहला लिखा है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो है वो 78.03% के साथ वायुमंडल में उपस्थित जो है गैसों में नंबर 1 पर है। 78.03%। कितने प्रतिशत है इसका? 78.03% नाइट्रोजन। सबसे अधिक मात्रा में वायुमंडल में उपस्थित गैस नाइट्रोजन पहले नंबर पे आता है। दूसरे नंबर पे आता है हमारा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की मात्रा जो है वायुमंडल में है 20.99%, अर्थात 21% भी आप कह सकते हैं। थर्ड नंबर पे आता है आर्गन, 0.94% के साथ आर्गन तीसरे नंबर पे है। अगला है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस 0.02% के साथ चौथे नंबर पे। अगला है हाइड्रोजन, हीलियम और ओजोन 0.01%, इसका जो है वह मात्रा वायुमंडल में पाई जाती है। तो ये थे गैसों का वितरण किस प्रकार से वायुमंडल में है, इस पे रिलेटेड पॉइंट्स, इस पे रिलेटेड टॉपिक्स। अगला है हमारा है वायुमंडल की संरचना। वायुमंडल की संरचना जो है वो कैसे हुई है, किस प्रकार से हुई है? तो पृथ्वी की सतह से लगभग 1000 किलोमीटर की ऊंचाई तक वायुमंडल का विस्तार पाया जाता है। पहले भी हम बताए हैं कि 1000 किलोमीटर या सैकड़ों किलोमीटर तक ऊपर जो है वो वायुमंडल विद्यमान है। नेक्स्ट है, वायुमंडल को 5 परतों में बांटा गया है। मेन 5 जो परत है उसमें वायुमंडल को बांटा गया है। पहला है, देख लेते हैं क्या है। पहला है क्षोभ मंडल। यह वायुमंडल की सबसे निचली एवं महत्वपूर्ण परत है। मौसम संबंधी परिवर्तन जो है इसी मंडल में होते हैं। इसकी औसत जो ऊंचाई है वह 13 किलोमीटर है। क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा को क्षोभ सीमा भी कहते हैं। इसके ऊपर समताप मंडल है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो यहाँ बताया है वो बोला है कि यह वायुमंडल की सबसे निचली एवं महत्वपूर्ण परत है। तो सबसे पहले ये जान लेना है कि सबसे निचला परत कौन सा है, तो क्षोभ मंडल है। एक और क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं इस मंडल से रिलेटेड कि मौसम संबंधी जो है घटनाएं वो किस मंडल में घटित होती हैं। तो मौसम संबंधी जो भी घटनाएं हैं वो क्षोभ मंडल में घटित होती हैं। अगला है समताप मंडल। इसका फैलाव जो है वो लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। इस मंडल के निचले भाग में अर्थात 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक तापमान स्थिर रहता है। इसके बाद जैसे जैसे ऊंचाई पर जाते हैं तापमान तेजी से बढ़ता है। ऐसा होने का प्रमुख कारण है इस परत के ऊपर में ओजोन की परत का पाया जाना। समताप मंडल के ऊपरी जो हिस्से है या ऊपरी जो हिस्सा है उसमें क्या है, ओजोन का परत पाया जाता है। और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है समताप मंडल से रिलेटेड कि हवाई जहाज उड़ने के लिए उपयुक्त जो है वो मंडल ये है। समताप मंडल में ही जो है वो हवाई जहाज को उड़ाया जाता है या हवाई जहाज उड़ते हैं। तो पहला था क्षोभ मंडल, मौसम संबंधी घटनाएं घटती थी। दूसरा है समताप मंडल, वायुयान या जेट विमान के उड़ानों के लिए। थर्ड है मध्यमंडल। मध्यमंडल क्या है, तो यह है समताप मंडल के ठीक ऊपर वाली परत है। इसकी ऊंचाई लगभग 80 किलोमीटर होती है। यह मंडल अंतरिक्ष से आने वाले उल्का पिंडों से हमारी रक्षा करता है, क्योंकि जैसे ही उल्का पिंड इस मंडल में प्रवेश करते हैं घर्षण के कारण जल जाते हैं और पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो मध्यमंडल का काम क्या है, उल्का पिंडों से हमारी रक्षा करना। नेक्स्ट है आयन मंडल या बाह्यमंडल। तो देखते हैं आयन मंडल क्या है। आयन मंडल इस पृथ्वी का एक भाग है। आयन मंडल जो है इस परत का एक भाग है। पृथ्वी से प्रसारित रेडियो तरंगे इसी परत से परावर्तित होकर पृथ्वी पर आती है। इसका जो फैलाव है वह है 80 से 400 किलोमीटर तक का है। नेक्स्ट और जो लास्ट जो हमारा वायुमंडल का जो मंडल है वो है बहिर्मंडल। यह वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है। यह वायु की पतली परत होती है। हल्की गैसें जैसे हीलियम, हाइड्रोजन यहीं से अंतरिक्ष में तैरती हैं, बहिर्मंडल से ही तैरती हैं। तो ये था जो वो हमारा चैप्टर का जो है वो मेन पॉइंट्स था। अब आपको हम लेके चल रहे हैं एक्सरसाइज क्वेश्चंस में। देखते हैं एक्सरसाइज क्वेश्चंस में क्या क्या क्वेश्चंस दिए हुए हैं। यहाँ पास कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, मैचिंग्स वाले इसमें क्वेश्चंस नहीं हैं, और कुछ फिल इन द ब्लैंक्स के हैं। तो चलिए देखते हैं पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या है। पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो है पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर जाने पर सांस लेना कठिन होता है क्योंकि। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पृथ्वी की सतह से अगर हम लोग ऊपर जाएंगे तो सांस लेना हम लोग को मुश्किल होता है या कठिन लगता है। कारण क्या है इसका? पहला,
वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है। दूसरा, वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है। वातावरण में नाइट्रोजन की मात्रा कम जाती है। या चौथा, वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा कम जाती है। हमने चर्चा की है अभी इस बात की कि वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा कम जाती है ऊपर जाने पे, इसलिए सांस लेना कठिन हो जाता है। सही आंसर घ ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, पहले कौन सा भाग गर्म होता है? तो पहले हमारा क्या है? स्थल की सतह या मैदानी भाग गर्म होता है। नेक्स्ट है, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा। तो वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितना? 20.99% अर्थात 21% भी हम कह सकते हैं इसे। वायुमंडल की सबसे निचली या सबसे पहली परत, वायुमंडल की सबसे निचली या सबसे पहली परत क्षोभमंडल। क्लियर है? नेक्स्ट है, रेडियो तरंगें किस परत से परावर्तित होकर पृथ्वी पर वापस लौट आती हैं? तो रेडियो तरंगें जो है वह आयन मंडल से परावर्तित होकर पृथ्वी पर वापस लौटकर आती हैं। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे। नेक्स्ट हमारा है फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन। इसमें पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। समताप मंडल का आरंभ खाली स्थान के बाद होता है। तो समताप मंडल का जो आरंभ है वह क्षोभ मंडल के बाद होता है। दूसरा मंडल है ये वायुमंडल का। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल का फैलाव, वायुमंडल का फैलाव 80 से 450 किलोमीटर तक है ये। नेक्स्ट, हल्की गैसें खाली स्थान से अंतरिक्ष में तैरती हैं। तो हल्की गैसें जो है वो बहिर्मंडल से अंतरिक्ष में तैरती हैं। नेक्स्ट है, वायुमंडल का विस्तार पृथ्वी की सतह से खाली स्थान किलोमीटर की ऊंचाई तक है। तो वायुमंडल का जो विस्तार है वह पृथ्वी की सतह से लगभग 1000 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में सबसे अधिक खाली स्थान गैस पाई जाती है। कौन सी गैस पाई जाती है? बताएं आप। नाइट्रोजन पाई जाती है। कितना प्रतिशत है इसका? 78 पॉइंट समथिंग कुछ दिया है, 78 पॉइंट कुछ प्रतिशत के साथ सबसे अधिक नंबर 1 पे नाइट्रोजन है ये। अगला है, तापमान बढ़ने से खाली स्थान के जल स्तर में वृद्धि हो रही है। तो तापमान बढ़ने से स्थल के जल स्तर में वृद्धि हो रही है। क्योंकि क्या रीजन है आखिर? स्थल के जल के स्तर जो है वो क्यों बढ़ रहे हैं? तापमान बढ़ रहा है तो ग्लेशियर्स या बर्फीले जो क्षेत्र हैं वो क्या है, उनकी बर्फ जो है वो पिघल रही है। और क्या है, स्थल के जो जल स्तर है या स्थल का जो जल स्तर का जो सतह है वो क्या है, धीरे धीरे वृद्धि कर रहा है। क्लियर है ये? नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाली स्थान गैस को ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। किस गैस को ग्रीन हाउस गैस कहते हैं? ओजोन गैस को ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। तो ये थे इस चैप्टर के मेन पॉइंट्स और इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। तो चलिए, थैंक यू। सिद्धार्थ जी, मैं बीच में आपको रोकना चाहता हूँ। मैं यहाँ ये कहना चाहता हूँ कि आप बुक बीटीसी का जरूर पढ़ें। आप जो भी व्हाट्सएप पे जुड़े हैं वो अपडेट कम रहे, लेकिन ऑफलाइन आप जरूर पढ़ाई करें। इसको देखें, ये आपके लिए सोने पे सुहागा है। बट आप बीटीसी का बुक जरूर पढ़ें और कंसेप्ट क्लियर रखें, क्योंकि उसमें ऑप्शन कहाँ से आएंगे? बुक से ही आएंगे। अगर थोड़ा सा वो लेवल हाई करता है तो बुक से ही ऑप्शन देगा ना। तो मुझे ये क्लियर है, ये इस सेक्शन का है, ये इस सेक्शन का है, तो हम उसमें डिवाइड करके बांट सकते हैं। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखें और बुक जरूर पढ़ें और जल्द से जल्द खत्म करें। 2 जून तक इसे जरूर खत्म करें। जितने भी बुक है वो खत्म करें सोशल साइंस के। और जितने व्हाट्सएप ग्रुप है, आप ये समझते हैं अगर कि ये व्हाट्सएप ग्रुप है, इसमें जुड़ने से मुझे कुछ क्वेश्चन बताए जा रहे हैं, वो क्वेश्चन आएंगे शायद, या उससे रिलेटेड आएंगे, इससे मुझे पता चल रहा है मेरा तैयारी हो रहा है या नहीं, ये सब आप बंद करें। पहले कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए, फिर तो वो होना ही है। बहुत सारे ऑफलाइन मटेरियल पड़े हुए हैं जिसको आपको टिक करना होता है। क्यों? तो व्हाट्सएप वगैरह पे कम ध्यान दें, ऑफलाइन पे ज्यादा ध्यान दें। बाकी यूट्यूब पे है ही, ये सोने पे सुहागा है, आपने पढ़ा, उससे देखे मटेरियल है कि नहीं। थैंक्स। अब आप सिद्धार्थ जी कंटिन्यू कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं चैप्टर 5। चैप्टर 5 है बिन पानी सब सुन। चैप्टर का ही नाम है ये, बिन पानी सब सुन। देखते हैं इसमें क्या क्या मेन पॉइंट्स है। पहला मेन पॉइंट है 22 मार्च को जल संरक्षण दिवस मनाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्जाम के व्यू से। 22 मार्च जो है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। पहला जो है वो जल संरक्षण दिवस और दूसरा क्या है, बिहार दिवस। बिहार दिवस भी ही 22 मार्च को ही मनाया जाता है। तो 22 मार्च जो है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कौन कौन से चीज़ों के लिए? पहला जल संरक्षण के लिए और दूसरा बिहार दिवस के लिए। तो इस चैप्टर का जो है पहला पॉइंट था। अगला पॉइंट है समुद्र के 1 केजी जल में लगभग 35 ग्राम नमक घुली हुई होती हैं। कभी कभी एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछते हैं कि समुद्री जल
कि 1 लीटर की मात्रा में कितने ग्राम नमक घुली हुई होती है या पाई जाती है, तो कितना 35 ग्राम पाई जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, समुद्र का पानी नमकीन या खारा होता है, इसका कारण क्या है, क्योंकि इसमें नमक घुली हुई रहती है। नेक्स्ट को जो पॉइंट है वो है, समुद्र की लहरें सर्वाधिक ऊंचाई तक उठकर तट के बड़े हिस्से को डुबो देता है। समुद्र की जो लहरें हैं वह कभी कभी सर्वाधिक ऊंचाई तक उठकर तट के जो है बड़े हिस्से को डुबा देता है, तो इसे क्या कहते हैं, ऐसी जो घटनाएं हैं उसे ज्वार कहते हैं। और लहरें जब अपने निम्नतम स्तर तक आकर तट से पीछे चली जाती हैं तो इसे भाटा कहते हैं। क्लियर है ये ज्वार और भाटा। ज्वार क्या है, तो ऊपरी सतह जो है इसका लहर का जो है ऊंचाई, अधिक ऊंचाई पर जो उठकर तट के बड़े हिस्से को डुबाना वो ज्वार है, और निम्नतम स्तर में आकर तट से पीछे चला जाना क्या है, भाटा है। दोनों एक दूसरे का विपरीत है। अगला पॉइंट है, ऐसा सूर्य एवं चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है। ज्वार और भाटा जो है क्यों होता है, सूर्य एवं चंद्रमा के जो है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है। जब चंद्रमा समुद्र के निकट आ जाता है तो चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से उसका जल ऊंचाई की ओर चढ़ता है, यही ज्वार है। और नीचे जब उतरता है तो क्या है, निम्न स्तर पर ले जाता है, इसे क्या है, भाटा के नाम से जाना जाता है। तो यही थे इस चैप्टर में मेन पॉइंट्स, और वैसा कुछ भी नहीं है इस चैप्टर में। तो चलिए अभ्यास प्रश्न में आपको मैं लेके चल रहा हूँ। अभ्यास प्रश्न में हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, पृथ्वी की जलमंडल का हिस्सा है या पृथ्वी पर जलमंडल का हिस्सा है, कितना प्रतिशत है पृथ्वी पर जलमंडल का हिस्सा, 71% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंबई किस महासागर के किनारे स्थित है, तो मुंबई किस महासागर के किनारे स्थित है, ऑप्शन 4 दिए हुए हैं यहाँ। हिंद दिया हुआ है, आर्कटिक दिया हुआ है, फतेह दिया हुआ है और अरब सागर दिया हुआ है। तो सही ऑप्शन क्या होगा, अरब सागर के किनारे। चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से जल ऊंचाई की ओर बढ़ जाता है, यह किस नाम से जाना जाता है, तो यह ज्वार के नाम से जाना जाता है। क्लियर है ये। अगला एक और क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है, इनमें से कौन सा झील है, तो इनमें से ऑप्शन 4 दिया हुआ है, कौन सा है, फतेह सागर ही झील है। अब फिल इन द ब्लैंक से क्वेश्चन इसमें देख लेते हैं। पहला क्या है, नदी का जल समुद्र में गिरकर खाली स्थान हो जाता है, नदी का जो जल है वो समुद्र में गिरकर क्या है, खारा हो जाता है। ज्वार भाटा खाली स्थान में होता है, ज्वार और भाटा जो है वो 24 घंटे में होता है। ज्वार भाटा खाली स्थान के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होते हैं, तो ज्वार भाटा क्या है, सूर्य एवं चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होते हैं। जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, जल संरक्षण दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। तो ये थे इस चैप्टर के मेन पॉइंट्स। तो इस तरह से ये चैप्टर आपका समाप्त हुआ। चलिए थैंक यू। चलिए चैप्टर 6 शुरू करते हैं। चैप्टर 6 है हमारा पर्यावरण। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, देखते हैं उसमें क्या है। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है, सजीवों का आपसी एवं पर्यावरण के बीच की परस्पर निर्भरता ही पारितंत्र कहलाती है। पारितंत्र क्या है, तो पारितंत्र क्या है, पारितंत्र एक सिस्टम है सजीवों की आपसी एवं पर्यावरण के बीच की परस्पर निर्भरता। नेक्स्ट पॉइंट है वो है, हमारे चारों ओर पाए जाने वाले प्राकृतिक एवं मानवीय दशाओं के आवरण को पर्यावरण कहते हैं। पर्यावरण क्या है, हमारे चारों ओर पाए जाने वाला प्राकृतिक एवं मानवीय दशाओं का आवरण ही पर्यावरण कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, पृथ्वी के चारों ओर वायु है, इसे ही वायुमंडल कहते हैं। यह सूर्य से आने वाली प्रत्यक्ष किरणों एवं हानिकारक विकिरण परावैंगनिक किरणों से हमें सुरक्षित करती है या बचाती हैं। तो इस चैप्टर में मेनली यही 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। चलिए आपको एक्सरसाइज की ओर लेकर चलते हैं। एक्सरसाइज में हमारा पहला क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कुछ, उसमें पहला क्वेश्चन है, इनमें कौन सी प्राकृतिक पर्यावरण की वस्तु है, पहला पुल, दूसरा मकान, तीसरा जल, चौथा सड़क। तो पर्यावरण या प्राकृतिक पर्यावरण की वस्तु क्या है, जल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण कितने प्रकार का होता है, तो पर्यावरण मेनली जो है वो 4 प्रकार का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के चारों ओर क्या है, तो पृथ्वी के चारों ओर क्या है, वायु है। तो ये थे इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन। तो थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं चैप्टर 7। चैप्टर 7 है जीवन का आधार पर्यावरण। चैप्टर का नाम है जीवन का आधार पर्यावरण। इसमें पहला पॉइंट है, ध्वनि को डेसिबल में मापा जाता है। नेक्स्ट है, मानव सामान्यतः 80 डेसिबल तक सुन सकता है। नेक्स्ट है, इससे ऊपर की ध्वनि व्यक्ति को विचलित करती है, जिसे ही क्या है, ध्वनि प्रदूषण कहा जाता है या ध्वनि प्रदूषण के नाम से जानते हैं हम लोग। वैसी ध्वनि जो 80 डेसिबल से एबव हो वो हम लोग सुन नहीं पाते हैं या सुनने से क्या है,
विचलन महसूस होता है, तो यही क्या है, ध्वनि प्रदूषण है। नेक्स्ट है जल प्रदूषण। जल में किसी बाहरी पदार्थ की उपस्थिति जो जल के स्वाभाविक गुणों को इस प्रकार परिवर्तित कर दे कि जल स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक या उपयोग करने लायक नहीं रहे, जल प्रदूषण कहलाता है। नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस चैप्टर का, उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। वो है बिहार सरकार की पहल पर केंद्र सरकार ने सोंस जो है वो डॉल्फिन को कहा जाता है, को संरक्षित राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया है। यह जीव जो है वह गंगा नदी में पाया जाता है। इस जीव का प्रमुख खाद्य या खाने का जो पदार्थ है वो है नदियों का कचरा। नदियों का कचरा यह खाता है, अतः इसे गंगा नदी की सफाई का प्राकृतिक स्रोत भी माना जाता है। तो संरक्षित राष्ट्रीय जलीय जीव किसे घोषित किया गया है, डॉल्फिन को या सोंस को। बिहार सरकार की पहल पे केंद्र सरकार ने ऐसा किया है। तो इस चैप्टर का दो मेन पॉइंट्स जो है वो है ध्वनि से रिलेटेड जो पॉइंट्स था, मैं आपको बताया कि डेसिबल में इसको मेजर हम लोग करते हैं, मापन करते हैं ध्वनि को। और दूसरा जो है वो क्या है, डॉल्फिन को संरक्षित राष्ट्रीय जीव घोषित करना। तो यही थे इस चैप्टर में इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। तो ऐसा कुछ है नहीं, तो देखते हैं इसके एक्सरसाइज में किस तरह के क्वेश्चंस हैं। तो एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन जो है वो ऑब्जेक्टिव है और नेक्स्ट में कुछ फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन है। तो देख लेते हैं पहले क्या क्या है। पहला है जल प्रदूषण हो रहा है। जल प्रदूषण कैसे हो रहा है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला पौधों के कटाव से, दूसरा वाहन चलाने से, तीसरा पानी पीने से, चौथा पानी में दूषित पदार्थ मिलने से। तो सही ऑप्शन क्या होगा, पानी में दूषित पदार्थ मिलने से जल प्रदूषण हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नदी तालाब के पानी की शुद्धता हो सकती है। नदी या पानी जो है उनकी तालाब की शुद्धता मछली पालन करने से हो सकती है। तोता पालने से कुछ भी नहीं होगा, मच्छर पालने से क्या होगा, बत्तख पालने से क्या होगा, ये ऑप्शंस में दिए हुए थे। अगला है बढ़ती जनसंख्या के कारण हो रहा है। तो बढ़ती जनसंख्या के कारण क्या हो रहा है, ऑप्शन दिए हुए हैं 4। वृक्षों का तेजी से कटाव, भवनों का निर्माण, आधारभूत संरचना का निर्माण, अगला उपयुक्त सभी। तो ऐसे जो यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं वो सारी चीज़ें जो हैं वो क्या है, जनसंख्या बढ़ने से हो रही हैं। तो सही ऑप्शन क्या होगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है पर्यावरण संरक्षण के लिए किया जाना चाहिए। तो पर्यावरण संरक्षण के लिए क्या किया जाना चाहिए, खूब पौधे लगाना चाहिए, गंदे जल की उचित निकासी का प्रबंध करना चाहिए, गाड़ियों का कम प्रयोग करना चाहिए, या उपयुक्त सभी करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो पर्यावरण संरक्षण के लिए आवश्यक हैं। तो सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी। अगला है खाली स्थान को भरने वाले क्वेश्चन। इसमें पहला क्वेश्चन है खाली स्थान गैस वायु प्रदूषण पैदा करता है। तो CO2 गैस जो है वही क्या है, वायु प्रदूषण पैदा करता है। ध्वनि की तीव्रता को खाली स्थान में मापा जाता है। अभी हम चर्चा कर चुके हैं चैप्टर के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में कि ध्वनि की जो है तीव्रता उसको क्या है, डेसिबल में मेजर हम लोग करते हैं या मापते हैं। नेक्स्ट है खाली स्थान को संरक्षित राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है। तो किसको, सोंस को, या सोंस या डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है। तो इस तरह से जो है हमारा वो चैप्टर 7 समाप्त हुआ। चलिए थैंक यू। तो चलिए अब चैप्टर 8 शुरू करते हैं। चैप्टर 8 है मानव पर्यावरण अंतःक्रिया, लद्दाख प्रदेश में जनजीवन। BTBC की जो है वो क्लास 8 की बुक है, उसके 8वें चैप्टर की मैं बात कर रहा हूँ, मानव पर्यावरण अंतःक्रिया लद्दाख प्रदेश में जनजीवन। तो देखते हैं इस चैप्टर में जो है वो क्या क्या मेन पॉइंट्स हैं। हम लोग एक एक पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे डिटेल्स में। पहला पॉइंट है लद्दाख को वहाँ की भाषा में खापाचान कहते हैं। खापाचान कहते हैं, लद्दाख को वहाँ की भाषा में क्या कहते हैं, खापाचान कहते हैं, जिसका अर्थ होता है हिम भूमि, अर्थात बर्फ वाली जगह या बर्फ वाली भूमि। नेक्स्ट है लद्दाख जो है वह जम्मू कश्मीर के उत्तर पूर्वी भाग में शुष्क शीत उच्च भूमि है। कहाँ स्थित है ये, जम्मू कश्मीर के उत्तर पूर्वी भाग में शुष्क शीत उच्च भूमि में स्थित है, जो तिब्बत के पठार का एक हिस्सा है। इस क्षेत्र की समान ऊंचाई जो है वो 3600 मीटर है। अधिक ऊंचाई के कारण जलवायु शीतल है और हिमालय पहाड़ के वृष्ट छाया में पड़ने के कारण शुष्क भी है। तो ये क्लियर है। नेक्स्ट है सफ़ेदा और वेद के वृक्ष जहाँ तहाँ पाए जाते हैं।
इस क्षेत्र में क्या है, लद्दाख क्षेत्र में सफ़ेदा और वेद के वृक्ष जहाँ तहाँ पाए जाते हैं। नेक्स्ट है सेब, खुबानी और अखरोट के पेड़ मिलते हैं। सूखे मेवे के अलावा पेड़ों से ईंधन और मकान बनाने के लिए लकड़ियाँ मिल जाती हैं। नेक्स्ट है यहाँ की द्रास घाटी में उच्च किस्म का जीरा पैदा किया जाता है। लद्दाख के जो है वो द्रास घाटी में भारत में पाए जाने वाले जीरों में जो है वो उच्च किस्म का जो है या उच्च कोटि का जो है वो जीरा पाया जाता है। कभी कभी क्वेश्चन पूछा है, मैं देख रहा था कुछ क्वेश्चंस, उसमें कभी एक क्वेश्चन ये इस तरह का आया हुआ है कि द्रास घाटी किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है। तो किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है द्रास घाटी? द्रास घाटी जो है वो उच्च किस्म का जीरा के लिए प्रसिद्ध है। कहाँ स्थित है ये द्रास? लद्दाख में। नेक्स्ट है सिंधु नदी लद्दाख से होकर बहती है। श्योक, नुब्रा, छो आदि बड़ी नदियाँ हैं। नेक्स्ट है यहाँ याक नामक जानवर मिलता है जो भैंस से मिलता जुलता होता है। याक यहाँ पाया जाता है, जैसे राजस्थान में ऊँट पाया जाता है, हमारे यहाँ भैंस गाय पाई जाती हैं, उस तरह से क्या है लद्दाख में याक नाम का जानवर जो है वो मिलता है जो भैंस के समान मिलता जुलता है। यहाँ के लोग जो है क्या है इसके दूध से बहुत सारी अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति करते हैं। लद्दाख का प्रमुख शहर लेह है। नेक्स्ट पॉइंट हम चर्चा कर रहे हैं, लद्दाख का प्रमुख शहर जो है वो लेह है जो सड़क मार्ग और वायु मार्ग से जुड़ा हुआ है। रेलवे मार्ग यहाँ पास नहीं है, लद्दाख में रेलवे मार्ग नहीं है। ये चीज़ जानने योग्य बात है कि वहाँ रेलवे मार्ग नहीं है। अब अगला एक मेन पॉइंट है, वो बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। NH1 राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 जो है वह लेह को जोजिला दर्रा से होता हुआ कश्मीर घाटी से जोड़ती है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 जो है वह लेह को जोजिला दर्रा से होता हुआ कश्मीर घाटी को जोड़ता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। नेक्स्ट है काराकोरम दर्रा कश्मीर को तिब्बत से जोड़ता है। अगला है यहाँ के निवासी ईरानी और मंगोल प्रजाति के हैं। लद्दाख में जो है वो मेनली क्या है, ईरानी और मंगोल प्रजाति के लोग रहते हैं। ईरानी प्रजाति के लोग वाल्टेरो कहलाते हैं। ईरानी प्रजाति के लोगों को क्या कहा जाता है? वाल्टोरो कहा जाता है। और ये किस समुदाय से संबंध रखते हैं? ये मुसलमान समुदाय से संबंध रखते हैं, जबकि मंगोल प्रजाति के लोग बौद्ध धर्म को मानते हैं। लद्दाख में बौद्धों के कई बड़े बड़े मठ हैं। इन मठों को क्या कहते हैं? गोम्पा कहते हैं। तो ये था इस चैप्टर का मेन जो है वो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। और अब देख लेते हैं इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में कैसे क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो पहला जो है एक्सरसाइज का क्वेश्चन में वो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है यहाँ पास और कुछ फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन है। तो पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव को देख लेते हैं। पहला है लद्दाख की जलवायु शुष्क है क्योंकि लद्दाख का खालिस्तान। और पहले 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो सही ऑप्शन क्या होगा? हिमालय की वृष्टि छाया में होना। हिमालय की वृष्टि छाया में होने के कारण ही क्या है, लद्दाख की जलवायु शुष्क है। अगला है लद्दाख में पाया जाने वाला महत्वपूर्ण जानवर है। तो लद्दाख में पाया जाने वाला महत्वपूर्ण जानवर याक है। कश्मीर से लद्दाख होते हुए तिब्बत को जोड़ता है। तो कश्मीर से लद्दाख होते हुए तिब्बत को है वो है काराकोरम दर्रा जोड़ता है। अगला है लद्दाख में बहने वाली नदियां हैं। तो लद्दाख में बहने वाली नदियां क्या हैं? सिंधु और श्योक हैं। अगला है खालिस्तान क्वेश्चंस दिए हुए हैं यहाँ 5, उसको देख लेते हैं हम लोग क्या क्या है। इसमें पहला है खापा चान का अर्थ है। खापा चान का अर्थ क्या होता है? हिम भूमि। हम बताए थे चैप्टर का डिस्कशन में शुरू में ही। लद्दाख क्षेत्र की सामान्य ऊंचाई है। लद्दाख क्षेत्र जो है उसकी सामान्य ऊंचाई क्या है? 3600 मीटर है। अच्छे किस्म का जीरा खालिस्तान घाटी में होता है। तो अच्छे किस्म का जीरा जो है वो क्या है? द्रास घाटी में होता है। अगला है काराकोरम दर्रा कश्मीर को खालिस्तान से जोड़ता है। तो काराकोरम जो है वो कश्मीर को तिब्बत से जोड़ता है। अगला क्वेश्चन है वो खालिस्तान का हुआ है बड़े मठों को खालिस्तान कहते हैं। तो बड़े मठों को क्या है? गोम्पा के नाम से जानते हैं या गोम्पा कहते हैं। तो ये थे इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स और एक्सरसाइज की क्वेश्चंस। तो इस तरह से हमारा चैप्टर 8 समाप्त हुआ। थैंक यू। चलिए चैप्टर 9 शुरू करते हैं। चैप्टर 9 है मानव पर्यावरण अंतःक्रिया थार प्रदेश में जनजीवन। पहला इसमें पॉइंट है वह भारत के पश्चिमी भाग में थार का रेगिस्तान है।
थार जो है वो बेसिकली राजस्थान और गुजरात में पड़ता है। यह पूरा क्षेत्र रेतीला है। बीच में जो है वह है अरावली की पहाड़ियाँ हैं और जगह जगह पर बालू के टीले हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है कि थार किस क्षेत्र में स्थित है या किस भाग में अवस्थित है। तो किस भाग में अवस्थित है? ये पश्चिमी भाग में स्थित है। अगला पॉइंट है, यहाँ के लोग बाजरा, जौ, जई जैसे मोटे अनाजों की खेती करते हैं। क्वेश्चन पूछ सकता है कि थार जो प्रदेश के लोग हैं वो किस प्रकार के अनाजों की खेती करते हैं। तो ये बेसिकली कौन से अनाजों की खेती करते हैं? मोटे अनाजों की खेती करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, ऊँट इनके यातायात एवं परिवहन का मुख्य साधन है। ऊँट जो है वो थार के लोगों का यातायात के लिए और परिवहन का जो है वो प्रमुख साधन है। और ऊँट को जो है वो रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, यहाँ के लोग बालू की आंधियों और तेज़ धूप की गर्मी से बचने के लिए सिर पर पगड़ी, जिसे ये लोग साफा कहते हैं, वो क्या है? बांधते हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि साफा क्या है। तो साफा क्या है? सर पर बांधने वाली पगड़ी को ही वहाँ के लोग क्या है? साफा के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है वो है, रेतीले मैदानों में दूर दूर पर कहीं कहीं पानी के बावड़ी या कुएं मिलते हैं जो बहुत गहरे होते हैं। यहाँ पर कुछ हरियाली भी मिलती है। ऐसी जगह को जो है वो थार में नखलिस्तान के नाम से जाना जाता है, जिसे नखलिस्तान या मरुधान भी कहते हैं। तो नखलिस्तान क्या है? कुछ हरे भरे जो क्षेत्र हैं जो पाए जाते हैं उन्हें ही क्या है? नखलिस्तान के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है वो है, पानी की कमी दूर करने के लिए सतलज नदी पर बांध बनाकर इंदिरा गांधी नहर, जिसे राजस्थान नहर भी कहा जाता है, वह क्या है? बनाई गई है। कहने का मतलब जो है, ये पॉइंट क्या कहता है? ये पॉइंट कहता है कि पानी की जो है कमी दूर करने के लिए थार क्षेत्र में जो है वो सतलज नदी पर जो है बांध बनाया गया है, जिसे क्या है? इंदिरा गांधी नहर के नाम से भी या राजस्थान नहर के नाम से भी जानते हैं। तो ये था चैप्टर 9 का जो है वो मेन पॉइंट्स। और अब हम देखते हैं इसके चैप्टर के अभ्यास प्रश्न में किस तरह के क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो अभ्यास प्रश्न में जो है वो हमारा पहला क्वेश्चन है, थार का रेगिस्तान फैला है। तो थार का रेगिस्तान क्या है? वो गुजरात और राजस्थान के क्षेत्रों में फैला हुआ है। अगला क्वेश्चन है वो है, साफा कहते हैं। तो साफा क्या है? सिर पर बांधने वाली पगड़ी को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थार प्रदेश में पाए जाने वाले खनिज हैं। तो थार प्रदेश में जो है वो मुख्यतः क्या है? संगमरमर और जिप्सम पाए जाते हैं। तो इसका ऑप्शन 3 क्या है? सही होगा। अगला है, नखलिस्तान का अर्थ है। नखलिस्तान का जो अर्थ है वो है रेगिस्तान में हरियाली व जल वाला क्षेत्र। रेगिस्तान में जो है वो हरियाली और जल वाले क्षेत्र को ही क्या है? नखलिस्तान के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है खालिस्तान वाला। तो खालिस्तान वाला को देख लेते हैं कैसे कैसे दिया है। इसमें 5 क्वेश्चन दिया है, नहीं सॉरी 4 ही क्वेश्चन दिया है। इसमें पहला क्वेश्चन जो है वो है, भारत के पश्चिमी भाग में खालिस्तान का रेगिस्तान है। तो पश्चिमी भाग में कौन सा है? थार का रेगिस्तान है, जो कि गुजरात और राजस्थान के क्षेत्र में विस्तृत है या फैला हुआ है। अगला है, रेगिस्तान का जहाज खालिस्तान को कहा जाता है या खालिस्तान कहलाता है। तो ऊँट को जो है वो क्या है? रेगिस्तान का जहाज कहते हैं। नेक्स्ट है, राजस्थान नहर खालिस्तान नदी पर बनाया गया बांध है। तो राजस्थान नहर जो है वो क्या है? सतलज नदी पर बनाया गया बांध है। अगला है, थार रेगिस्तान का मुख्य शहर है। तो थार रेगिस्तान का जो है वो मुख्य शहर बीकानेर, जैसलमेर इत्यादि है। तो थार रेगिस्तान का मुख्य शहर कौन कौन सा है? बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर इत्यादि है। तो ये थे चैप्टर 9 के चैप्टर के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स और एक्सरसाइज के जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और फिल इन द ब्लैंक्स। तो इस तरह से हमारा जो है चैप्टर 9 समाप्त हुआ। थैंक यू। तो चलिए चैप्टर 10 शुरू करते हैं। चैप्टर 10 है मानव पर्यावरण अंतःक्रिया अपना प्रदेश बिहार। इस चैप्टर में जो है वो मेनली बिहार को फोकस किया गया है, बिहार के संबंध में जानकारियाँ दी गई हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला इसमें पॉइंट है, बिहार राज्य मध्य गंगा के मैदान में स्थित है, जिसके उत्तर में नेपाल, हिमालय और दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार है। नेक्स्ट पॉइंट है, इस प्रदेश के मैदान में गंगा पश्चिम से पूरब की ओर बहती है, जिसमें उत्तर से गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, महानंदी तथा दक्षिण से पुनपुन, सोन, फल्गु आदि नदियां आकर मिलती हैं।
नेक्स्ट पॉइंट है, अप्रैल मई के महीने में वर्षा की हल्की फुहारें पड़ती हैं जिसके कारण आम के फल तेज़ी से बढ़ने लगते हैं, अतः इसे मैंगो सावर भी कहा जाता है। तो मैंगो सावर किस महीना में चलता है? तो अप्रैल मई के महीने में वर्षा की हल्की फुहारें जो है वो पड़ती हैं, जिसे क्या है, मैंगो सावर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, बिहार की समस्त भूमि का लगभग 75% भाग कृषि योग्य भूमि है। यहाँ की जो है वह 12% भाग जो है वह बंजर भी है। नेक्स्ट पॉइंट है, कृषि मुख्यतः मानसून पर ही आधारित है। बिहार में जो है वो कृषि का जो है वो मेन सोर्स है वो क्या है, मानसून ही है। अगर यहाँ मानसून सही से नहीं आए, उचित समय पर नहीं आए, तो यहाँ की कृषि क्या है, वह बाधित हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है, भागलपुर में सिल्क, पूर्णिया में जूट, गया में सूती वस्त्र एवं पूर्वी चंपारण में बटन बनाने के कुटीर उद्योग प्रमुखता से हैं। तो इम्पोर्टेंट चीज़ है ये, भागलपुर में क्या है, सिल्क है, पूर्णिया में जूट है, गया में सूती वस्त्र है एवं पूर्वी चंपारण में है बटन बनाने के लिए कुटीर उद्योग क्या है, प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, मुंगेर में सिगरेट का कारखाना, बरौनी में तेल शोधक कारखाना एवं खाद कारखाना भी है। बरौनी में कौन सा कारखाना है, तेल शोधक कारखाना है एवं खाद का कारखाना भी है। नेक्स्ट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम व्यू से, मुजफ्फरपुर एवं मोकामा में रेलवे वैगन प्लांट हैं और जमालपुर में रेलवे की कार्यशाला भी है। मुजफ्फरपुर में क्या है, मुजफ्फरपुर एवं मोकामा में क्या है, रेलवे वैगन प्लांट है और जमालपुर में क्या है, रेलवे की कार्यशाला है। नेक्स्ट पॉइंट है, बिहार की मधुबनी पेंटिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यह जो है मिथिला से उभरी पेंटिंग की यह एक कला है जिसमें प्राकृतिक रंगों और प्रतीकों का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है वो है, बक्सर का चौसा, बेतिया का डंका, दीघा का दूधिया मालदा और भागलपुर का जर्दालू आम काफ़ी प्रसिद्ध है। तो ये थे आम की किस्में, कौन कौन सी किस्में हैं, बक्सर का चौसा, बेतिया का डंका, दीघा का दूधिया मालदा और भागलपुर का जर्दालू आम काफ़ी प्रसिद्ध है। तो ये थे हमारे चैप्टर 10 के जो है वो मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। और देखते हैं अब इसके चैप्टर के क्वेश्चंस को देख लेते हैं क्या क्या चैप्टर के क्वेश्चन में दिए हुए हैं। तो चैप्टर 10 में जो है उसके जो है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कुछ दिए हुए हैं और कुछ मैचिंग वाले क्वेश्चन है। तो देख लेते हैं क्या क्या है इसमें। पहला क्वेश्चन है, बिहार के पूर्व में है, बिहार के पूर्व में कौन सा राज्य है, पश्चिम बंगाल है। नेक्स्ट है, मधुबनी पेंटिंग जुड़ी है, मधुबनी पेंटिंग जो है वो बेसिकली मिथिला क्षेत्र से बिलोंग करती है या मिथिला क्षेत्र से जुड़ी हुई है। जमालपुर में अवस्थित है, हमने अभी चैप्टर के पॉइंट्स में चर्चा किया है कि जमालपुर में क्या है, रेलवे कार्यशाला है। और मुजफ्फरपुर एवं मोकामा में क्या है मेरा, अभी हम बताए थे क्या है, मुजफ्फरपुर एवं मोकामा में रेलवे वैगन प्लांट है और जमालपुर में क्या है, कार्यशाला है। और देखते हैं इसमें सुमेलित करने वाले कुछ प्रश्न है। पहला सुमेलित करने वाला प्रश्न है उसमें है चूना पत्थर, चूना पत्थर कैमूर में पाया जाता है। नेक्स्ट है रेलवे वैगन प्लांट, रेलवे वैगन प्लांट क्या है, मोकामा और मुजफ्फरपुर में है। जर्दालू क्या है, भागलपुर का एक आम है, इसका आम का किस्म है जर्दालू। तेल शोधक कारखाना बरौनी में स्थित है। तो इस तरह से हमारा चैप्टर जो है 10 समाप्त हुआ। तो थैंक यू। चलिए चैप्टर 11 शुरू करते हैं। चैप्टर 11 है मानव पर्यावरण अंतःक्रिया तटीय प्रदेश केरल में जनजीवन। चैप्टर का ही नाम है ये, मानव पर्यावरण अंतःक्रिया तटीय प्रदेश केरल का जनजीवन या केरल में जनजीवन। देखते हैं इसमें क्या क्या मेन पॉइंट्स हैं। इसमें पहला मेन पॉइंट है, केरल प्रदेश भारत के पश्चिमी तट पर एक लंबी संकरी पट्टी के रूप में फैला है। इसके पूर्व दिशा में पश्चिमी घाट की नीलगिरी और अन्नामलाई की पहाड़ियाँ हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, पश्चिम दिशा में अरब सागर है। अगला है साइलेंट वैली, पश्चिमी घाट में अवस्थित यह स्थान जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी के लिए जाना जाता है। यूएनओ ने इसकी विशिष्टता को विश्व स्तरीय बताया है। नेक्स्ट पॉइंट है, केरल को गॉड्स ऑन कंट्री भी कहा जाता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट एग्जाम के व्यू से, केरल को क्या कहा जाता है या गॉड्स ऑन कंट्री के नाम से किस राज्य को जाना जाता है, गॉड्स ऑन कंट्री के नाम से केरल को जाना जाता है। तो बिहार टीईटी के व्यू से हमारे हिसाब से बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत में मानसून की शुरुआत यहीं से होती है। क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, पहले विगत परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं कि मानसून की शुरुआत भारत के किस राज्य से प्रारंभ होती है, किस राज्य से आरंभ होती है, तो क्या है, केरल से आरंभ होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, ऊंचे तापमान और अधिक वर्षा के कारण यहाँ सघन सदाबहार वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट है,
सागवान, चंदन, सुपारी, नारियल, रबर, बांस के वृक्ष मुख्य रूप से पाए जाते हैं। यहाँ पर विश्व प्रसिद्ध नौका दौड़ का आयोजन भी किया जाता है। केरल में जो है वो एक विश्व प्रसिद्ध नौका दौड़ का जो है वो आयोजन किया जाता है। अगला कुछ झारखंड बोल रहा था, केरल से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, उसको देखते हैं। और पहला है कथकली विश्व प्रसिद्ध नृत्य नाटिका है। तो कथकली किस राज्य से संबंध रखती है? कथकली केरल राज्य से संबंध रखती है। और क्या है ये? विश्व प्रसिद्ध नृत्य नाटिका है। अगला है मोहिनी अट्टम, यहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है। नेक्स्ट है मार्शल आर्ट के रूप में कलारियट शैली है। अगला है मलखम्ब, यहाँ का प्रसिद्ध खेल है। मलखम्ब क्या है? यहाँ का प्रसिद्ध खेल है। नेक्स्ट है सबरीमाला, सबरीमाला मंदिर प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। सबरीमाला मंदिर किस राज्य में अवस्थित है या क्या है ये? तो सबरीमाला मंदिर क्या है? एक प्रमुख तीर्थ स्थल है जो कि केरल राज्य में स्थित है। तो ये थे चैप्टर के बीच से इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। और अब देखते हैं चैप्टर के एक्सरसाइज में किस तरह के क्वेश्चन दिए गए हैं। तो इसमें कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मुझे दिख रहे हैं और कुछ मैचिंग वाले भी क्वेश्चन हैं। तो पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। पहला है केरल प्रदेश की जलवायु है। केरल प्रदेश की जलवायु कैसी है? उष्णार्ध है। अगला है केरल में नहीं पाया जाता है। तो केरल में क्या है? काजू, कहुआ, इलायची इत्यादि तो पाया जाता है, लेकिन केरल में जूट जो है वो नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइलेंट वैली स्थित है। साइलेंट वैली जो है वो पश्चिम घाट में स्थित है। सबरीमाला क्या है? अभी चर्चा मैंने किया है। सबरीमाला क्या है? एक तीर्थ स्थान है। अब कुछ सुमेलित करने वाले क्वेश्चंस हैं, उसको देख ले रहे हैं। पहला है मलखम्ब, मलखम्ब क्या है? एक प्रकार का खेल है। अगला है पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट में क्या है? नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं। अगला है केराली मसाज, एक प्रकार की चिकित्सा पद्धति है जो मसाज के लिए मुख्यतः प्रयोग में लाई जाती थी। उत्पम एक प्रकार का खाद्य पदार्थ है। और अगला है मलयालम, मलयालम जो है वो केरल में जो पाई जाने वाली है एक प्रकार की भाषा है। तो इस तरह से हमने देखा कि चैप्टर 11th में ये इम्पोर्टेंट चीज़ें थी। तो इस तरह से हमारा चैप्टर 11 समाप्त हुआ। थैंक यू। चलिए चैप्टर 12 शुरू करते हैं। बीटीबीसी की ज्योग्राफी की क्लास 7th की जो बुक है उसमें चैप्टर 12 जो है वह मौसम और जलवायु के नाम से है। तो देखते हैं इसमें इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं चैप्टर के बीच के उसको। पहला इसमें पॉइंट है वो है किसी निश्चित स्थान पर निश्चित समय में वायुमंडल की तात्कालीन दशा मौसम कहलाती है। नेक्स्ट पॉइंट है वो है जलवायु किसी स्थान में लंबे समय तक रहने वाली मौसम की औसत दशा को जलवायु कहा जाता है। मौसम और जलवायु दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। नेक्स्ट पॉइंट है जलवायु को प्रभावित करने वाले कुछ प्रमुख या महत्वपूर्ण कारक या कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें जो हैं वो जलवायु को प्रभावित करते हैं। तो इसको हम याद रखने के लिए एक बहुत ही अच्छा इसमें चीज़ दिया है कि अंग्रेजी के एक शब्द है लैंडफॉर्म। लैंडफॉर्म से हम इसको आसानी से समझ सकते हैं और इसको याद हमेशा रख सकते हैं। तो देखते हैं लैंडफॉर्म, LANDFORM, लैंडफॉर्म। तो L फॉर पहला क्या है? लैंड, लैंडफॉर्म पहला इसमें है लैटीट्यूड। लैटीट्यूड क्या है? अक्षांश को कहते हैं। अगला है एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड ऊंचाई से संबंध रखता है। तो ये सब जो चीज़ें हैं वो क्या है? जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक हैं, जिसे हम लोग क्या है लैंडफॉर्म के नाम से समझ रहे हैं। अच्छा से आसानी से समझ जाएंगे। नेक्स्ट है N फॉर क्या है? नियरेस्ट या नियरनेस फ्रॉम सी, समुद्र से निकटता। अगला है डायरेक्शन ऑफ विंड, पवन की दिशा भी जलवायु को प्रभावित करती है। नेक्स्ट है फॉरेस्ट यानी वन। अगला है ओशियन करंट या अर्थात समुद्री धाराएं। अगला है रेनफॉल मतलब क्या है? वर्षा। नेक्स्ट है माउंटेन अर्थात पर्वत। तो ये जो हमारी चीज़ें थी 8 चीज़ें वो क्या है? जलवायु को प्रभावित करती हैं। तो लैंडफॉर्म से हम लोग आसानी से समझ गए कि क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम से पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन से कारक जो है वो जलवायु को प्रभावित नहीं करते हैं या करते हैं। तो करने वाले तो हम समझ रहे हैं कौन कौन सा है। लैंडफॉर्म से हम आसानी से समझ जाएंगे और जो ऑप्शंस में अगर रहेंगे नहीं करने वाले तो उसको हम टिक आउट कर लेंगे, और अगर करने वाले रहेंगे तो उसे भी टिक आउट कर लेंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ था इस चैप्टर का जो मैं आपके साथ डिस्कस किया। और चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है वायु दाब को मिलीबार प्रति वर्ग सेंटीमीटर में मापते हैं। वायु दाब को जो है हम लोग किस चीज़ में मापते हैं? तो किस चीज़ में मापते हैं? मिलीबार प्रति वर्ग सेंटीमीटर में नापते हैं या उसका मापन करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और इसमें है पवन के प्रकार दिए गए हैं।
पवन जो है वो मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला है अस्थाई पवन। ये पवनें जो हमेशा एक निश्चित दिशा में चलती है, ये पवनें पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण उत्पन्न होती है। ये अधिक दाब पेटियों से कम दाब पेटियों की ओर चलती हैं, अस्थाई पवन कहलाती हैं। जैसे पछुआ एवं पूर्वी पवनें अस्थाई पवन हैं, या इसका उदाहरण है, एग्जाम्पल्स था ये। और दूसरा जो है वो पवन का पॉइंट में है, दूसरा है आपका मौसमी पवनें। मौसमी पवनें जो हैं वो इन पवनों की दिशा मौसम अथवा ऋतु के अनुसार बदलती रहती है, अर्थात जब पवनों की दिशा विभिन्न ऋतुओं में बदलती रहे तो उसे मौसमी पवनें कहते हैं। जैसे मानसूनी पवनें, चक्रवात, प्रतिचक्रवात इत्यादि, ये सब क्या है? मौसमी पवनें हैं। अगला है इसका पवन का तीसरा और लास्ट प्रकार जो है वह है स्थानीय पवनें। तो वर्ष के किसी विशेष समय और विशेष भूखंड या स्थानों पर चलने वाली हवाएं स्थानीय पवनें कहलाती हैं। जैसे क्या है? बिहार के मैदानी भाग में मई जून के महीने में चलने वाली गर्म हवा क्या है? लू के नाम से जानी जाती है। तो इस तरह की जो पवनें हैं वो क्या है? स्थानीय पवनों के नाम से जानी जाती हैं। और इसमें और एक चीज़ दिया है, स्थलीय खमीर और समुद्री खमीर। क्या है स्थलीय खमीर, किसे कहते हैं, या समुद्री खमीर क्या है? तो देख लेते हैं जो क्या है। जब हवा स्थल से समुद्र की ओर चलती है, कहने का मतलब है पृथ्वी से समुद्र की ओर अगर हवा का गमन हो तो ऐसी स्थिति को क्या है? स्थलीय खमीर कहते हैं। ये सदा क्या है? रात में ही चलती हैं। अगला है समुद्री खमीर। जब हवा समुद्र से स्थल की ओर जस्ट अपोजिट इसका हो जाए तो उसे क्या कहते हैं? समुद्री खमीर कहते हैं। ये सदा क्या है? दिन में चलती है। स्थलीय खमीर क्या है? रात में चलती थी, और ये क्या है? समुद्री खमीर दिन में चलती हैं। तो इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये जान लेना इसको ज़रूरी है। और अगला देखते हैं। अगला है आपका पॉइंट है वो है विश्व की मुख्य स्थानीय पवनें। तो विश्व की मुख्य स्थानीय पवनों में पहला नाम आता है लू। लू जो है विशाल मैदान क्षेत्र में जो है पाया जाता है, और यह क्या है? भारत में पाया जाता है। अगला है चिनूक। चिनूक पवनें जो है वो दक्षिण कनाडा में पाई जाती हैं, या वहाँ की स्थानीय पवनें हैं। सीटेट का ये रिपीटेड क्वेश्चन है, चिनूक पवनें कहाँ पाई जाती हैं? तो ये आप जान लीजिए, दक्षिण कनाडा में पाई जाती हैं। अगला है विली विली पवनें जो हैं, या विली विली स्थानीय पवन जो है वो पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। नेक्स्ट है टॉर्नेडो एवं हरिकेन। तो टॉर्नेडो एवं हरिकेन अटलांटिक महासागर क्षेत्र में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है टाइफून। टाइफून पूर्वी प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। अगला हमारा है काल वैसाखी। काल वैसाखी बंगाल की खाड़ी अर्थात भारत में पाई जाने वाली स्थानीय पवन है। तो अभी हम चर्चा की आपके साथ चैप्टर का मेन जो है इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पे, और देख लेते हैं इसका एक्सरसाइज में भी कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कुछ दिए हुए हैं। तो देखते हैं पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या है। वर्ष भर, पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वर्ष भर एक ही दिशा में बहने वाली पवन है, अस्थाई पवन है। जहाँ सालों भर एक ही तरह का हवा चलता है उसे क्या? अस्थाई पवन कहते हैं। अगला है जलवाष्प का जल रूप में बदलने की क्रिया कहलाती है। रिपीटेड क्वेश्चन है, ये आया हुआ क्वेश्चन है, विगत वर्ष में पूछे गए प्रश्न है ये, कि जलवाष्प का जल रूप में बदलने की क्रिया क्या कहलाती है? तो जलवाष्प का जल रूप में बदलने की क्रिया क्या है? संघनन के नाम से जानी जाती है। अगला क्वेश्चन है कैटरीना क्या है? कैटरीना एक चक्रवात है। अब इसमें कुछ फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है, देख ले रहे हैं इसको। पहला है चक्रवात के केंद्र में खाली स्थान दाब होता है। चक्रवात के केंद्र में जो है वो कम दबाव या कम दाब क्षेत्र होता है। नेक्स्ट है लू एक खाली स्थान हवा है। लू एक स्थानीय हवा है। ऊंचाई के कारण हवाएं खाली स्थान होकर संघनन करती हैं। तो ऊंचाई के कारण जो हवाएं हैं वह ठंडी होकर संघनन करती हैं। नेक्स्ट है विषुवतीय रेखीय क्षेत्रों में खाली स्थान वर्षा होती है। तो विषुवतीय रेखीय क्षेत्रों में है वह है संवाहनिक वर्षा होती है। तो ये थे चैप्टर 12 के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स और एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस जिसे मैं आपके साथ सॉल्व किया। और तो थैंक यू। चलिए चैप्टर 13 शुरू करते हैं। बीटीबीसी की जो है ज्योग्राफी की बुक, उसमें चैप्टर 13 है वह है मौसम संबंधी उपकरण के नाम से दिया हुआ है चैप्टर है। इस चैप्टर में वैसे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। तो इसमें पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है तापमान मापने की इकाई डिग्री सेल्सियस है। नेक्स्ट है शरीर का तापमान मापने वाला थर्मामीटर में फ़ारेनहाइट में ताप मापते हैं। कहने का मतलब है कि जो हम लोग तापमान को मापते हैं उसकी इकाई तो डिग्री सेल्सियस है,
परंतु शरीर का तापमान मापने वाले थर्मोमीटर में क्या है, फ़ारेनहाइट में हम लोग ताप मापते हैं। ये बेसिकली दोनों में डिफरेंस है कि तापमान की मापने की इकाई तो डिग्री सेल्सियस है, परंतु शरीर के तापमान मापने वाली थर्मोमीटर में क्या है, फ़ारेनहाइट में ताप मापते हैं, जबकि दैनिक तापमान हम लोग क्या है, डिग्री सेल्सियस में ही मापते हैं। यही थी इस चैप्टर की इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन को देख लेते हैं। कुछ फिल इन द ब्लैंक्स है और कुछ मैचिंग करने वाले क्वेश्चन हैं। तो पहला देख लेते हैं, दैनिक तापमान खाली स्थान में मापते हैं। दैनिक तापमान क्या है, सेल्सियस में मापते हैं। नेक्स्ट है, शरीर का तापमान खाली स्थान में मापते हैं। तो शरीर का तापमान क्या है, फ़ारेनहाइट में मापते हैं। वायु दिशा दर्शक में तीर की पूंछ खाली स्थान की दिशा में हो जाता है। तो वायु दिशा दर्शक में जो है तीर की पूंछ हवा की दिशा में हो जाता है। नेक्स्ट है, वर्षा की मात्रा खाली स्थान से नापते हैं। तो वर्षा की मात्रा हम लोग रेन गेज से नापते हैं। अब कुछ मैचिंग वाले क्वेश्चन उसमें देख लेते हैं। पहला है रेन गेज। रेन गेज क्या है, वर्षा की मात्रा मापने वाली यंत्र है या मात्रा है। अगला है विंड वेन। विंड वेन पवन की दिशा से संबंध रखती है। नेक्स्ट है थर्मोमीटर। थर्मोमीटर क्या है, तापमान मापने की एक यंत्र है या इकाई है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो सिद्धार्थ जी को जरूर थैंक्स कहें, ताकि उनका मनोबल बढ़े और आपके लिए ऐसे ही वीडियो लेकर आए। ओके, बाय बाय।